गाइस, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। और जैसा कि आप जानते हो, हम कर रहे हैं अपनी NCERT ज्योग्राफी की। और आज हम क्लास 11th की और अध्याय हमारा 4 रहेगा भाई, क्योंकि 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले। आज की क्लास में हम NCERT बुक क्लास 11th ज्योग्राफी लेसन 4 कंप्लीट तो होगा नहीं, क्योंकि भाई काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है। बट इससे पहले एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को। अगर आप मुझसे NCERT पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जलवायु, हमारे चैप्टर का नाम है जलवायु, क्लाइमेट। आपको सबको पता है गर्मी क्या होती है, सर्दी क्या होती है। तो आप गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हैं, आपकी गर्मियों के वस्त्र सर्दियों के वस्त्रों से हल्के होते हैं, अलग होते हैं। और दक्षिणी भारत में जो आपकी ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत नहीं होती, दक्षिणी भारत में। अब देखो ये क्वेश्चन बढ़िया आ गया कि दक्षिणी भारत में ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत नहीं होती। उत्तरी पूर्वी राज्यों में पहाड़ियों को छोड़कर जो सर्दियां हैं वो कोमल होती है, मृदु होती हैं। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दशाओं में अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है। मौसम के तत्व, तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा, गति, आर्द्रता, वर्षण, इन सब के परिवर्तन होने से कोई भी आपकी जलवायु बदल जाती है। अब देखो इस बॉक्स को ध्यान से पढ़ेंगे। इस बॉक्स में क्या है? मौसम जलवायु की क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, एक दिन में, एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में बदलाव आपका 50 वर्ष या इससे भी अधिक वर्षों में आता है। तो जलवायु किसे कहते हैं? जब लॉन्ग टर्म में आपके मौसम के तत्व बदलते हैं। तो कौन कौन से होते हैं मौसम के तत्व? तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा, गति, आर्द्रता, वर्षण, ये सारे मौसम के तत्व हैं। और लॉन्ग टर्म में यानी 30-35 साल का डेटा उठा के जब आप रीड करोगे तब उस एरिया की जलवायु निकल कर आएगी। तो आपको मानसून शब्द का अर्थ भी ज्ञात है। मानसून से अभिप्राय क्या होता है? मानसून आपका एक ऐसी जलवायु होती है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण होता है, ठीक है। पवनों की दिशा में उत्क्रमण होता है ऋतुओं के अनुसार। भारत की जो जलवायु है वो उष्ण और मानसूनी है, जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी पाई जाती है। तो भारत की जलवायु को याद रखना। मानसून जलवायु में एक रूपता और विविधता। मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करता है। मानसून जलवायु की व्यापक एकता के इसी दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक भिन्नताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यही भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग भी करती है। उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल और तमिलनाडु की जलवायु, अब उठा के चलो, दक्षिण में केरल और तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में यूपी और बिहार की जलवायु से बिल्कुल अलग है। फिर भी इन राज्यों की जलवायु किस प्रकार की है? मानसून प्रकार की है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नता, यानी अलग अलग एरिया में है ना, आपको अलग टेम्परेचर, अलग वर्षा, अलग ऋतुएं, अलग आर्द्रता, अलग शुष्कता, ये सब कुछ अलग अलग देखा जाता है अलग अलग क्षेत्रों में भारत के, ठीक है। इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णन किया जाता है। गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार, यानी तापमान गर्मियों में है ना, मरुस्थल एरिया में 55 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर लेता है, स्पर्श कर लेता है। जबकि सर्दियों में जो लेह का है, ठीक है, लेह लद्दाख वाला एरिया कश्मीर में, तो उसके आसपास वाला एरिया तो -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। राजस्थान के चूरू जिले में जून के महीने के किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस और इससे भी अधिक हो जाता है। जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंचता है, ठीक है। तो ये चीज़ ये आपको ये बता रखी है कि भाई देखो, एक तरफ राजस्थान है इतना ज़्यादा टेम्परेचर, और उसी टाइम पर दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर 19 डिग्री सेल्सियस। तो भारत में प्रादेशिक तौर पर अलग अलग टेम्परेचर देखने को मिलता है। दिसंबर में जम्मू कश्मीर के द्रास वाले एरिया में -45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गिर जाता है। जबकि उसी रात को केरल में थिरुवनंतपुरम और चेन्नई में तापमान आपका 20 डिग्री सेल्सियस और 22 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। ये सारे आपकी इसी तरीके के बताए हुए हैं।
अब बताता है कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतुवत अंतर भी देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक एरिया के 24 घंटे का तापमान उठाकर लेते हैं ना, तो उसमें भी आपको अलग अलग भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दिन और रात के टेम्परेचर में 7 से 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है। फिर थार मरुस्थल में यदि दिन का टेम्परेचर देखें 50 और रात का टेम्परेचर देखिए तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, तो कितना ज़्यादा अंतर हो गया। ठीक है, तो मरुस्थल एरिया में तो ये अंतर बहुत ज़्यादा होता है। दिन में वो अच्छी तरह से तपते हैं, पूरी धूप होती है, और रात को ठंडे पड़ जाते हैं। तो अब हम, ये तो आपका तापमान की विभिन्नताएं थी अलग अलग एरिया में। अब वर्षा की देख लो, वर्षा की प्रादेशिक विभिन्नता। हिमालय में जो वर्षण है वो हिमपात के रूप में होता है। ठीक है, जो आपका स्नोफॉल होती है ना, आप देखने जाते हो स्नोफॉल हो रही है मनाली मंसूरी, उसे ही कहते हैं हिमपात। जबकि देश के अन्य भागों में जो वर्षण होता है वो जल की बूंदों के रूप में होता है। केवल वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं है, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मासिन राम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद 9 सेंटीमीटर से अधिक होती हो। तो एक तरफ 1080 सेंटीमीटर से भी अधिक और दूसरी तरफ 9 सेंटीमीटर से भी थोड़ी बहुत अधिक होती हो, तो कितना ज़्यादा अंतर है दोनों में। मेघालय की गारो पहाड़ियों में भी स्थित एक जगह है तुरा, तो इस तुरा में भी, तो मेघालय की जो गारो पहाड़ियाँ हैं, तुरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा हो जाती है जितनी राजस्थान के जैसलमेर में 10 साल में होती हैं। तो कितना ज़्यादा अंतर है प्रादेशिक क्षेत्र पर वर्षा में भी। उत्तर पश्चिमी हिमालय और पश्चिमी मरुस्थल में भी वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व में मेघालय में वार्षिक वर्षा आपकी 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। जुलाई अगस्त की बात करें, गंगा के डेल्टा और उड़ीसा के तटीय भागों में भी हर तीसरे और 5वें दिन प्रचंड तूफान और मूसलाधार वर्षा करते हैं, जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, बिल्कुल शांत और शुष्क रहता है। तो ये भी देखो इम्पोर्टेंट है। तो तमिलनाडु तट, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शांत और बिल्कुल शुष्क रहता है, जबकि उड़ीसा राज्य में तटीय क्षेत्रों में भयंकर तूफान चल रहे होते हैं। तो देख लो, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे भारत देश में। तो देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु और जाड़े के आरंभ में होती है। इन्हीं सभी विभिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जो जलवायु है अपनी लय और अपनी विशिष्टता में मानसूनी है। ठीक है, तो भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। भारत की जलवायु को कुछ प्रभावित करते हैं कारक, जैसे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में मोटे तौर पर इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्थिति और ऊंचावत संबंधी कारक और वायु दाब और पवन संबंधी कारक। तो स्थिति और ऊंचावत संबंधी कारक, अक्षांश। आप भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार पहले से ही जानते हो। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। कर्क रेखा पूर्व से पश्चिम दिशा में देश के बिल्कुल सेंटर से गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित उष्ण कटिबंध में पड़ता है। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान और कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का भी अनुभव करता है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर के कारण विषम जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु, क्लाइमेट पाई जाती है? विषम जलवायु। हिमालय पर्वत, उत्तर में आपका ऊंचा पर्वत, ऊंचा हिमालय और अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की, यानी हिमालय किसकी भूमिका निभाता है? एक जलवायु विभाजक की, अलग करता है एरिया की जलवायु को हिमालय। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद सुरक्षा प्रदान करती है। जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती हैं और मध्य और पूर्वी एशिया में
आर पार बहती हैं। और हिमालय पर्वत क्या करता है, इन पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। तो हिमालय भी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है जल और स्थल का वितरण। भारत के दक्षिण में आप सबको पता है 3 और हिंद महासागर है, उत्तर की ओर ऊंची और आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। जल और स्थल के इसी तापमान के अंतर के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायु दबाव प्रदेश विकसित हो जाते हैं। इन एयर प्रेशर यानी वायु दाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। नेक्स्ट आता है जैसे समुद्र तट से दूरी, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है समुद्री तट से दूरी। तो भाई लंबी तटीय रेखाओं के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु देखने को मिलती है। यही कारण है कि मुंबई और कोंकण तट, जो मुंबई का कोंकण तट है, उसके निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है समकारी जलवायु है, यानी गर्मियों में अधिक गर्मी नहीं होगी और सर्दियों में अधिक सर्दी भी नहीं होती। अब दूसरी ओर जैसे जैसे आप समुद्र तट से दूर जाओगे तो देश के आंतरिक भाग जैसे दिल्ली हुआ, कानपुर हुआ, अमृतसर हुआ, इनमें मौसमी परिवर्तन पूरे ही जीवन को प्रभावित कर देते हैं। यानी जैसे आप महाद्वीपों में अंदर की ओर घुसते हो ना, तो गर्मियों में आपको अधिक गर्मी महसूस होगी और सर्दियों में अधिक सर्दी। नेक्स्ट आता है समुद्र तल से ऊंचाई। अब ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। आगरा फॉर एग्जाम्पल, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर है, किंतु जनवरी में आगरा का टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस जबकि दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस के लगभग रह जाता है। नेक्स्ट आता है ऊंचावच। भारत का भौतिक स्वरूप, ऊंचावच, तापमान, वायुदाब, पवनों की गति, दिशा और ढाल, ये सारी की सारी चीज़ें इनकी मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। भारत का भौतिक स्वरूप, फॉर एग्जाम्पल जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट और असम के पवनाभिमुख ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो पश्चिमी घाट है भारत का और असम के पवनाभिमुख ढाल है, अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। और इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पवन विमुख के कारण कम वर्षा प्राप्त करते हैं। तो ये पवन विमुख और पवन विमुख वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शैडो एरिया, ये मैंने आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट वायुदाब और पवनों से जुड़े कारक। तो भारत की स्थानीय जलवायु में पाई जाने वाली विविधताओं को समझने के लिए 3 कारकों की क्रियाविधि को जानना आवश्यक है। नंबर 1 वायुदाब और पवनों का धरातल पर वितरण। सेकंड भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों और विभिन्न वायु संहतियों और जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण। और तीसरा है शीतकाल में जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून काल यानी उष्णकटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं। तो ये जो तीनों कारक हैं, इन तीनों कारकों की अलग अलग क्रियाविधि को ग्रीष्म ऋतु यानी आपकी गर्मी की ऋतु और सर्दी की ऋतु द्वारा समझा जाएगा। तो सबसे पहले सर्दियों में, वैसे एटलीस्ट आपको पता है सर्दियों में मौसम कैसा रहता है, तो यहाँ हम कुछ चीज़ें समझेंगे। धरातलीय वायुदाब, सर्दियों में धरातलीय वायुदाब और पवने। शीतकाल में मौसम, भारत का जो मौसम रहेगा वो मध्य पश्चिम एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। भारत का मौसम सर्दियों का, इस समय हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है और इस उच्च वायुदाब क्षेत्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह आरंभ हो जाता है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें भारत में सूक्ष्म महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती हैं और यही महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती है। लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की जो स्थिति है वो आपकी स्थायी नहीं है, कई बार तो इसकी स्थिति खिसक जाती है। अब कई बार इसकी स्थिति खिसक कर, देखो ये वाला जो बीच वाला पार्ट है ना, ये दिया हुआ भी है ये वाला, तो कई बार इसकी स्थिति खिसक भी जाती हैं। तो इसकी स्थिति खिसक कर पूर्व में मध्य गंगा घाटी के ऊपर पहुंच जाती है
और परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिमी और उत्तरी भारत इस सूक्ष्म उत्तर पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाता है। और यहाँ पर जो पश्चिमी जेट प्रवाह की जो पवनों की नोट में दिशा बात करें तो पवनों की जो गति होती है वो 80 नोट के बराबर होती है मध्य भारत में। नेक्स्ट आता है इसके बाद जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण। तो जिन पवनों का ऊपर वर्णन किया गया है वे धरातल के निकट और वायुमंडल की निचली सतह में चलती हैं, जबकि जो अभी आपने देखी भारत के सेंटर में से निचले वायुमंडल के क्षोभ मंडल पर धरातल से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर एक अलग ही प्रकार का वायु संचरण होता है, वायु चलती रहती है। ऊपरी वायु संचरण के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुदाब की जो भिन्नताएं हैं उनकी कोई भूमिका नहीं होती। 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य और पश्चिमी एशिया पश्चिम से पूर्व की ओर पछुआ पवनों के प्रवाधीन होता है। ठीक है, 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर और हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। इन्हें कहते हैं हम जेट प्रवाह। तो जेट प्रवाह आपके 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल में चलते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप तिब्बत की जो उच्च भूमि है वो जेट प्रवाह के मार्ग में अवरोध डालती है, यानी इसके मार्ग में इसको 2 भागों में बांट देती है, जिसके कारण इसकी एक शाखा तो तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है और जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा, देखो इधर देखो मैप में, तो भाई ये जो हमारा भारत है, अब यहाँ पर ये तो मानसून पवनें दिखा रखी है कि कैसे मानसून पवनें आती है इधर से ऐसे घूमकर और भारत में वर्षा करती है। ये आगे पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें हम। तो इसकी एक शाखा तो भाई आपकी तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है और दूसरी शाखा यानी दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती हैं। और इसी दक्षिणी शाखा का औसत जो स्थिति होती है फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है। ठीक है, और इसका दाब 200 से 300 मिलीबार होता है। ऐसा माना जाता है कि जेट प्रवाह की यही दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम में पूरा प्रभाव डालती है, महत्वपूर्ण। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सर्दियों में ये हवाएं। नेक्स्ट आता है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जहाँ पर ये पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ से बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, ये क्या होता है, तो सुन लो भाई, समझ लो, देख लो। पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में यानी सर्दियों में पश्चिम और उत्तर पश्चिम में प्रवेश करते हैं। भूमध्य सागर में ये पैदा होते हैं, ये चक्रवात टाइप होते हैं, भूमध्य सागर में पैदा होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा होता है। जेट हवाओं की वजह से ये हवाएं भारत के उत्तरी भाग में आती हैं और सर्दियों में रात्रि के तापमान में वृद्धि होना इन्हीं पश्चिमी विक्षोभ के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। सर्दियों में कई बार होता है ना कि आज तो कल तो सर्दियों में हम कहते हैं कि और दिनों से गर्मी थी सर्दी की रात में, तब समझ लेना कि ये संकेत है किस चीज़ का, कि पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भारत में आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में। इन उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से तेज गति की हवाएं चलती हैं और भारी वर्षा होती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों पर टकराएंगे और मूसलाधार वर्षा, पवनों की तीव्र गति के कारण ऐसे अधिकतर चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। अब ये तो आपने सर्दियों में सारी सिचुएशन पढ़ी आपने, जेट प्रवाह की, मौसम की, आपके पश्चिमी विक्षोभ की और चक्रवातीय दशाओं की। अब हम पढ़ेंगे गर्मियों में क्या दिशा होती है। तो धरातलीय वायुदाब और पवनें पढ़ेंगे। सबसे पहले गर्मी का मौसम जैसे ही शुरू होगा सूर्य उत्तरायण स्थिति में आने लगता है, यानी सूर्य उत्तर की ओर खिसकने लग जाता है 0 डिग्री से। और 21 जून को सूर्य बिल्कुल कर्क रेखा पर होता है जो भारत की क्या है, मध्य से गुजरती है। उपमहाद्वीप के निम्न और उच्च दोनों ही सत्रों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है। जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी, जिसे अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस, ये आपके PGT लेवल के एग्जाम्स के लिए यहाँ से हद से ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, ITCZ से एक तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये एक निम्न वायुदाब की पेटी होती है जो कि जुलाई के टाइम मध्य तक का, कब? जुलाई के यानी 15 जुलाई तक ये उत्तर की ओर खिसक जाती है। और ये कितना खिसकती हैं? ये
0 डिग्री से 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है। तो इतना खिसक जाती है ये, 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक खिसक जाती है ITCZ निम्न वायुदाब की पेटी। इस समय तक पश्चिमी जेट प्रवाह भारतीय क्षेत्र से लौट चुका होता है। जो सर्दियों में चल रहा था ना, वो भारतीय क्षेत्र से लौट चुका होता है। और मौसम वैज्ञानिकों ने पाया कि भूमध्य रेखीय द्रोणी जो ITCZ है, इसके उत्तर की ओर खिसकने और पश्चिमी जेट प्रवाह कि भारत के उत्तरी मैदान से लौटने के बीच एक अंतर संबंध है और इन दोनों संबंधों को कार्य और कारण का संबंध माना जाता है। ITCZ निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण इसमें विभिन्न दिशाओं से पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दक्षिणी गोलार्ध से उष्णकटिबंधीय सामुद्रिक वायु संहति विषुवत वृत्त को पार करके दक्षिण पश्चिमी दिशा में इसी कम दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर होती है और यही आर्द्र वायु धारा दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून किसे कहते हैं? वही आपकी भूमध्य रेखा को पार करके दक्षिण पश्चिम दिशा से कम दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर होती है कुछ पवने, और यही पवने समुद्र की ओर से आती है तो पानी भरकर लाती है और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में वर्षा करती है। नेक्स्ट आता है जेट प्रवाह और ऊपरी वायु संचरण। वायुदाब और पवनों का उपयुक्त प्रतिरूप केवल क्षोभ मंडल के निम्न स्तर पर पाया जाता है। जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और यही जेट प्रवाह अगस्त में 15 डिग्री उत्तर अक्षांश पर और सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट प्रवाह 30 डिग्री उत्तर अक्षांश से परे नहीं जाता। ठीक है, तो गर्मियों में जो आपकी जेट प्रवाह ही चलती है, ये उनका पूरा वर्णन है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। उत्तरी वायुमंडल में 30 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से परे कभी भी नहीं जाएगा जेट प्रवाह। समझ गए? नेक्स्ट आता है, नीचे रह गया ये। नेक्स्ट आता है आपका पूर्वी जेट प्रवाह और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। तो भारत में कौन लाते हैं भाई? आपकी पूर्वी जेट प्रवाह ही भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात लाते हैं और ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में भूमिका निभाते हैं। इन चक्रवातों के मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले मार्ग हैं। इन चक्रवातों की बारंबारता, दिशा, गहनता, प्रवाह एक लंबे दौर में भारत की ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा के प्रकार निर्धारण पर भी पड़ता है। मोटा मोटा ये है कि पूर्वी जेट प्रवाह भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात लाते हैं और भारत के जिन एरिया में ये चक्रवात आते हैं वहीं पर आपके सबसे अधिक वर्षा वाले एरिया भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद, देखो ये ITCZ दे रखा है तो मैं इसको यहीं पर ऐसे ही पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा आप अपना जूम कर लेना फ़ोन पे। तो ITCZ क्या है? विषुवत वृत्त पर स्थित अंत उष्णकटिबंधीय विसरण एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है और इस क्षेत्र में आपकी व्यापारिक पवनें चलती हैं। इसी क्षेत्र से वायु ऊपर उठने लगती हैं। जुलाई के महीने में ITCZ 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के पास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। भारत के ऊपर लोकेशन की बात करें तो इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। ITCZ को और क्या कहते हैं? मानसूनी गर्त। यह मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने का कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती हैं और कोरियालिस बल के प्रभाव से भूमध्य रेखा को पार करने वाली इन्हीं व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती हैं और यही दक्षिण पश्चिम मानसून है आपका। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम से चलती है उत्तर पूर्व की ओर, तो यही आपका मानसून है। सर्दियों में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। अब इसको याद रखना, सर्दियों में यही ITCZ, क्योंकि सर्दियों में हमारे यहाँ तो सर्दी होती है पर आपकी ऑस्ट्रेलिया के पास गर्मी होती है, तो ये दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा सर्दियों में दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है, जिसे उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं या लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। तो ये था भाई आपका ITCZ। अब नेक्स्ट आता है इसमें
भारत में भारतीय मानसून की प्रकृति। मानसून एक सुपरिचित जलवायु घटक है, परंतु इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। सदियों से होते आ रहे प्रक्षेपणों के बावजूद मानसून आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी हुई है। मानसून की सही जो नेचर है उसको जानने के लिए अनेक प्रयास किए गए, किंतु अब तक कोई भी एक सिद्धांत इसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया। पिछले कुछ दिनों में इसका तोड़ तब सामने आया जब मानसून का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर की बजाय भूमंडलीय स्तर पर किया गया। भूमंडलीय स्तर पर दक्षिणी एशियाई क्षेत्रों में वर्षा के कारणों का व्यवस्थित अध्ययन मानसून के कारणों को समझने में सहायता करता है। इसके कुछ विशेष पक्ष भी हैं। मानसून का आरंभ और उनका स्थल की ओर बढ़ना, वर्षा लाने वाले तंत्र जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात या मानसूनी वर्षा की आवृत्ति और वितरण के बीच संबंध, और तीसरा मानसून में विच्छेद। अब इसमें नेक्स्ट आता है अल नीनो और भारतीय मानसून। अल नीनो और भारतीय मानसून। अल नीनो को समझ लो क्या होती है एक अल नीनो। अल नीनो एक आपका जटिल मौसमी तंत्र है। हर 5 और 10 साल बाद ये प्रकट होता है, 5 और 10 साल बाद। इसी के कारण संसार के विभिन्न भागों में कहीं पर सूखा, कहीं पर बाढ़, कहीं पर मौसम अपनी चरम सीमा पर होता है। इसी तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में ये पेरू के तट पर उष्ण समुद्री धारा के रूप में भी प्रकट होता है। कहाँ पर पैदा होती है एल नीनो? आपके पेरू के तट पर। पेरू के तट पर एक गर्म समुद्री धारा के रूप में प्रकट होती हैं और भारत सहित अनेक स्थानों के मौसम को प्रभावित करती है एल नीनो। भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का एक विस्तार है, यानी एक धारा के रूप में बहती है। एक धारा का नाम है, समुद्र के अंदर एक गर्म जल धारा बहती है पेरू के तट पर, उसको कहते हैं एल नीनो। जो अस्थायी रूप से ठंडी, वहां पर एक और धारा बहती है भाई, पेरू की ठंडी धारा। ठीक है, पेरू के निकट एक और धारा पेरू की ठंडी धारा, जिसका दूसरा नाम है हम्बोल्ट की धारा, जिसकी खोज हम्बोल्ट महोदय ने की थी। खोज किसने की थी? हम्बोल्ट महोदय ने। तो कुछ आपका नियर अबाउट ऐसे है। दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर आपका पेरू पड़ता है, तो यहाँ पर ही पेरू की धारा भी बहती है और यहाँ पर एक और धारा आ जाती है, वो है आपकी एल नीनो। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में वक्रति आ जाती हैं, बदलाव आ जाते हैं, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता आ जाती है, पलवक की मात्रा में कमी आ जाती है और समुद्रों में मछलियों की संख्या भी घट जाती है। एल नीनो का जो मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है बालक ईशा, और यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है, और दक्षिणी गोलार्ध यानी पेरू में दिसंबर जो कि गर्मी का महीना होता है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। 1990 से 1991 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। ठीक है, और इसी के कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में 5 से 12 दिनों की भी देरी हो गई थी। इसको याद रखना। 1990 से 91 में भयंकर देखा गया था आपका एल नीनो का प्रचंड रूप, और इसी के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में 5 से 12 दिनों का अगर हम बात करें तो देरी भी हो गई थी। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये एल नीनो। कई बार एग्जाम में एल नीनो से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये है आपका मैप दक्षिण पश्चिमी मानसून का। इसमें आप ध्यान से देखोगे ना तो ये इधर देखो, भारत में केरल राज्य से मानसून का आगमन होता है 1 जून से, और फिर इसके बाद 5 जून को यहाँ पर पहुँच जाता है आपके कर्नाटक में, और 10 जून ये आपकी ज्योग्राफिकल डेट है, वैसे आगे पीछे होता रहता है हर बार मानसून। महाराष्ट्र राज्य में 10 जून, गुजरात में 15 जून, 1 जुलाई गुजरात के कच्छ के रण वाले पार्ट में, 15 जुलाई आपके राजस्थान वाले पार्ट में, और हरियाणा के लगभग 1 जुलाई है, 1 जुलाई को छूती है रेखा। तो ये सारी ज्योग्राफिकल डेट हैं, क्योंकि मौसम गतिविधियाँ तो आगे पीछे होती रहती हैं। तो भारत में सबसे पहले केरल राज्य में आता है भाई मानसून, यहाँ पर आप देख भी सकते हो इस मैप को अच्छी तरह से। इसके बाद नेक्स्ट आता है मानसून का आरंभ। 19वीं सदी के अंत में यह व्याख्या की गई थी कि गर्मी के महीनों में स्थल और समुद्र का जो तापमान है उनमें अंतर पाया जाता है। इससे मानसून पवने के उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए ये मंच तैयार कर देता है, ये अलग अलग तापमान में अंतर। अप्रैल और मई के महीनों में जब सूर्य आपका कर्क रेखा पर होता है तो हिंद महासागर के उत्तर में विशाल भूखंड अधिक गर्म हो जाता है। ठीक है, जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो हिंद महासागर के उत्तर वाला पार्ट बहुत गर्म हो जाता है, और वो गर्म हो गया तो तापमान अधिक तो वायुदाब
कम, तो एक गहन न्यून वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है और धीरे धीरे ये जो भूखंड के दक्षिण में हिंद महासागर धीरे धीरे गर्म होता है और निम्न वायुदाब केंद्र भूमध्य रेखा के उस पार से दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों को, जो आपकी स्थायी पवनें हैं, उन पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि वे पवनें आकर इस एरिया को भरने के लिए आती है वहां से सन्मार्गी पवनें। और इन दशाओं में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों को दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों के विस्तार के रूप में भी देखा जा सकता है। ये रेखाएं भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित हो जाती हैं और भूमध्य रेखा को 40 डिग्री पूर्वी और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच पार करती है ये पवनी। अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान जो है भारत का उत्तरी गंगा का मैदान, उसके ऊपर से पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति के प्रत्यावर्तन से भी है, क्योंकि पश्चिमी जेट प्रवाह के इसी क्षेत्र से खिसकते ही, जैसे ये एरिया खिसकता है दक्षिणी भारत में 15 डिग्री उत्तर अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह विकसित हो जाता है। इसी पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून के ब्रस्ट के लिए यानी प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। पूर्वी जेट प्रवाह को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए भी इन्हें ही जिम्मेदार माना जाता है। मानसून का भारत में प्रवेश दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचेगा। शीघ्र ही 10 और 13 जून के बीच ये आर्द्र पवनें मुंबई कोलकाता तक पहुंच जाती हैं। मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप यानी दक्षिण मानसून के प्रवाधीन पर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस डेट तक जो आपका मानसून है पूरे भारत में, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाता है, तो मध्य जुलाई तक। नेक्स्ट आता है वर्षावाही तंत्र और मानसूनी वर्षा का वितरण। भारत में वर्षा लाने वाले 2 तंत्र प्रतीत होते हैं। एक आपका उष्ण कटिबंधीय अवदाब जो बंगाल की खाड़ी और उससे भी आगे पूर्व में दक्षिणी चीन सागर में पैदा होता है, और दूसरा आता है भाई आपका उत्तरी भारत के मैदानी भागों में जो वर्षा करता है दूसरा तंत्र, अब अरब सागर से उठने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धारा। ठीक है, तो एक बंगाल की खाड़ी वाला और दक्षिणी चीन सागर वाला, और दूसरा आपका आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धारा अरब सागर से चलने वाला। तो भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करता है ये अरब सागर वाला। पश्चिमी तट के साथ साथ होने वाली अधिकतर वर्षा पर्वतीय है। ये आर्द्र हवाओं को अवरुद्ध होकर घाट के जो सहारे है जबरदस्ती ऊपर उठने लगती हैं और फिर यहाँ पर वर्षा करती हैं। तो समुद्र तट से दूर घटित होने वाली मौसमी दशाएं और अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्ण कटिबंधीय अवदाबों की बारंबारता हर साल बदलती रहती है। भारत के ऊपर उनके मार्ग का निर्धारण भी मुख्यतः अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, जिसे मानसून श्रेणी भी कहा जाता है। इसी की स्थिति द्वारा होता है जब भी मानसून द्रोणी का अक्ष दोलायमान होता है, जो मानसून द्रोणी है वो दोलायमान होगी, तो विभिन्न वर्षों में इन अवदाबों के मार्ग, दिशा, वर्षा की गहनता और वितरण में भी उतार चढ़ाव आते हैं। वर्षा कुछ दिनों के अंतराल में आती है। भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिम से पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर और उत्तरी भारतीय मैदान और प्रायद्वीप के उत्तरी भागों से पूर्व और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, तो बस इतना जितना करा दिया वो ठीक है। नेक्स्ट आता है मानसून में विच्छेद, इसको जरूर समझ लेना। पीसीटी लेवल में मानसून में विच्छेद से क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। तो मानसून में विच्छेद, तो भाई दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा न होने के बाद यदि 1, 2 और कई सप्ताह तक आपकी कोई वर्षा ना हो तो उसे कहेंगे आपका मानसून विच्छेद। ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होता है जो निम्नलिखित है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का जो विच्छेद होता है वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या के कम हो जाने से और अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। दूसरा, पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहने लगती है और वर्षा नहीं करती। तो ये दोनों कारण आपको पता होनी चाहिए कि मानसून विच्छेद किस किस कारण से नहीं होता। तीसरा, राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न लेवल पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली जो आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। नेक्स्ट आता है मानसून का निवर्तन, यानी मानसून का निवर्तन मीन्स लौटना। तो मानसून के पीछे हटने और मानसून के लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहते हैं।
सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगता है और मध्य अक्टूबर तक यानी 15 अक्टूबर तक दक्षिणी भारत को छोड़कर से समस्त भारत से मानसून पवनें लौट जाती हैं। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से पानी लेती हैं और उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है उत्तर पूर्वी मानसून पवनें। नेक्स्ट आती है ऋतुओं की लय। भारत की जलवायुव्य दशाओं को उनकी वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ढंग से व्यक्त किया जाता है और मौसम वैज्ञानिक वर्ष को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटते हैं। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु और मानसून के लौटने की ऋतु। अब आप देखो, सबको पता है सर्दियाँ क्या होती है, ठंड पड़ती हैं। जैसे इसमें दिया हुआ भी है कि उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में टेम्परेचर आपका 21 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। पंजाब और राजस्थान में 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है रात को। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में समुद्र के समकालिक प्रभाव से काफ़ी दूर रहते हैं और महाद्वीपीय जलवायु होती है यहाँ पर। और महाद्वीपीय जलवायु यहाँ पर गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी होती है। महाद्वीपीय जलवायु में निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में आपका स्नोफॉल होता है, ठंडी ठंडी लहरें चलती हैं। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और आपके तुर्कमेनिस्तान की ठंडी हवाएं उत्तरी भारत में ठंडी ठंडी हवाएं ला देती हैं और ऐसे अवसरों पर ही देश के उत्तर पश्चिमी भाग में पाला और कोहरा भी पड़ता है भारत में। ठीक है, ये मानसून को समझना ये हम कर चुके हैं, ज़्यादा समझने की नीड नहीं है। वैसे क्या है ये मानसून का स्वभाव और रचना तंत्र संसार के विभिन्न भागों में जो लैंड वाला पार्ट है, महासागर है और ऊपरी वायुमंडल से एकत्रित जो मौसम संबंधी आंकड़े हैं उनके आधार पर समझा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पजल हो जाओगे इससे, स्किप करते हैं इसको। नेक्स्ट आता है प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती। तटीय भागों में समुद्र के समकारी प्रभाव से प्रायद्वीपीय भारत में आपकी समुद्र के साथ लगते वाले एरिया ना, वहाँ तो गर्मियों में ना तो गर्मी पड़ेगी ना सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। एक जैसा मौसम रहता है, बढ़िया मौसम रहता है सारा साल। तो जैसे आपका केरल में तिरुवनंतपुरम है, जनवरी का जो टेम्परेचर रहता है 31 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम होता है और जून में 29.5 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर भी टेम्परेचर कम पाया जाता है अगर हम यहाँ देखें तो वही बात है भाई कि बढ़िया मौसम अनुभव करते हैं वहाँ के लोग। नेक्स्ट आता है वायुदाब और पवनें। दिसंबर के अंत तक यानी बिल्कुल लास्ट दिसंबर तक 22 दिसंबर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर बिल्कुल सीधा चमकता है। इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकसित होना है। दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं हो पाता। तो दक्षिणी भारत में 1019 मिलीबार और 1013 मिलीबार की समभार रेखाएं उत्तर पश्चिमी भारत और सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती है। तो ये आपका बस, वैसे तो क्वेश्चन आने वाला लायक है नहीं, फिर वही बात है कि मैं छुड़वाऊंगी, स्किप करवाऊंगी तो आप कहोगे मैम ने पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई, तो मेरा फर्ज है करवाना। परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर आपका निम्न वायुदाब की पवनी चलना आरंभ कर देती है। तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं है, वही है, ये सारी चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इस पार्ट को हम स्किप करते हैं। यहाँ पर ये वही सारी चीज़ें आएंगी, समुद्र में वर्षा नहीं करती, सब बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट आता है इसमें, अगर हम देखें आपकी ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु में आपका टेम्परेचर दिखाया जाएगा कि सूर्य आपका कर्क रेखा पर होता है। ग्रीष्म ऋतु में कर्क रेखा की ओर होता है तो उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है, गर्मियाँ पड़ जाती है, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। और मार्च में तो दक्कन के पठार पर 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है टेम्परेचर। अप्रैल में गुजरात मध्य प्रदेश में भी 38 से 43 डिग्री तक पहुंच जाता है। और भाई आपके मई में तो और उत्तर की ओर खिसक जाती है ये गरम पेटी, और उत्तर पश्चिमी भारत में 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर वहाँ पर हो जाता है। और दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु आपकी समुद्र के समकारी प्रभाव से वही गर्मियों में अधिक गर्मी नहीं होती, बढ़िया मौसम चल रहा होता है गर्मियों की बात करें तो वहाँ पर। उसके साथ साथ ऊंचाई के कारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है काफ़ी। और जो समताप रेखाओं की बात करें, समताप रेखाएं यानी आइसोथर्म लाइन, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं होती है समताप रेखाएं।
ये उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई होती हैं और तापमान उत्तरी भारत से दक्षिण भारत की ओर ना बढ़कर तटों से अंदर की ओर बढ़ता है, क्योंकि समुद्र तट से लगते वाले जो इलाके हैं वहाँ पर आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, ना तो अधिक गर्म ना अधिक ठंडा, जबकि महाद्वीपीय जलवायु जो महाद्वीपों के अंदर वाले पार्ट है वहाँ पर गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी होती है। वायुदाब और पवन देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। उप महाद्वीप के गर्म हो जाने के कारण जुलाई में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसक कर लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है। मोटे तौर पर यह निम्न दाब की लंबाईमान मानसून द्रोणी उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल से पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक फैल जाती है। तो ये इस चीज़ें मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। अब देखो उत्तर पश्चिम में भारत में जो अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के सेंटर में दोपहर के बाद गर्म हवाएं चलती है, जिन्हें हम लू कहते हैं। मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और यूपी में आंधियां भी देखने को मिलती हैं। अस्थायी तूफान ये कुछ टाइम के लिए तो गर्मी से राहत दिलाते हैं, हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, शीतल हवाएं चल जाती हैं, ठीक है। और कई बार तो ओले भी पड़ते हैं, वही गर्मियों में आपके तूफानों के साथ साथ ओले भी आ जाते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है गर्मियों में आने वाले कुछ तूफानों के नाम, तो इनको देख लो। एक आता है आम्र वर्षा। जैसे ही गर्मी ऋतु खत्म होगी तो मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो केरल और तटीय कर्नाटक में एक आम बात है। और स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि आमों को जल्दी पकाने में सहायता करती है। नेक्स्ट आती है फूलों वाली बारिश। इस वर्षा से केरल और निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं, जिसे कहते हैं फूलों वाली बारिश। तीसरा आता है काल बैसाखी। असम और पश्चिम बंगाल के अंदर बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर और विनाशकारी वर्षा से भरी पवनें होती हैं और प्रकृति का अंदाजा स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जाता है, यानी बैसाख के महीने में आने वाली तबाही कहते हैं इसका मीनिंग। चाय के लिए, पटसन के लिए और चावल के लिए ये पवनें अच्छी मानी जाती हैं। और असम में इन पवनों को बारदोली छीड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट आती है लू। उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये आपकी सूक्ष्म, गर्म और पीड़ादायक पवनें होती हैं और दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। तो ये कुछ पवनें हैं। ग्रीष्म ऋतु में कुछ तूफान है, स्थानीय तूफान, जो कि आपको पता होने चाहिए। अब वर्षा की ऋतु। तो वर्षा की ऋतु तो भाई आप सबको पता है कि क्या होती है। वर्षा होती है सारे जून के आरंभ में, ये शक्तिशाली हो जाती हैं। आपके दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं वो भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती हैं और उसके बाद भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती हैं और बाद में इनकी डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम हो जाती है बदल कर, और फिर इन्हें कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। जिसमें आपका जो मानसून आता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक आता है अरब सागर की शाखा, दूसरी आती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की मानसून पवनों की बात करें तो अरब सागर में जो मानसून पवनें हैं आगे चलकर फिर 3 शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा जो पश्चिमी घाट जिसे रोक लेते हैं, और ये पवनें पश्चिमी घाट के ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ती है और वहाँ पर फिर ये पवन भीमुख ढाल पर और पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा करती है मानसून की पवनें। और इस घाट को जैसे ही पार करके दूसरी तरफ नीचे उतरती है तो ये पवनें गर्म होने लगती हैं और इनकी आर्द्रता में कमी आ जाती है और केवल नाम मात्र की ही वर्षा करती हैं, वहाँ पर ज़्यादा वर्षा नहीं करती। और कम वर्षा का यह एरिया आपका वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है, रेन शैडो एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? रेन शैडो एरिया। अब इसके बाद जो आपकी ये पवनें हैं अरब सागर की जो पवनें हैं कोजी, खोड़, मैंगलोर, पुणे, बेंगलोर, इनमें होने वाली जो वर्षा की मात्रा है ये आपको वर्क दे दिया एनसीईआरटी ने। अरब सागर से उठने वाली मानसून की जो दूसरी शाखा है वो जाती है भाई मुंबई के उत्तर में। नर्मदा और ताप्ती रिवर्स वहाँ पर बहती हैं और तो नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ यह गंगा के मैदान में एंट्री कर जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। अब इस मानसून की आपने पहली पड़ली जो पश्चिमी घाट के से टकराएगी, दूसरी पड़ली जो मुंबई के उत्तर में नर्मदा ताप्ती से जाएगी, तीसरी शाखा सौराष्ट्र यानी गुजरात का तट, सौराष्ट्र प्रायद्वीपीय और कच्छ भी गुजरात में पड़ता है, इनसे टकराती है। यहाँ से अरावली के साथ साथ
वेस्ट राजस्थान को पूरा लांघ जाती है और बहुत ही कम वर्षा करती है अरावली के कारण राजस्थान के अंदर। पंजाब और हरियाणा में भी यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाएगी और दोनों शाखाएं प्रबल बनकर फिर पश्चिमी हिमालय विशेषकर धर्मशाला में वर्षा करते हैं। नेक्स्ट आता है भाई इसमें आपका बंगाल की खाड़ी की मानसून पवने। बंगाल की खाड़ी क्योंकि देखो नीचे आपका यहाँ पर ऐसे यहाँ पे भारत की ये दक्षिण वाली स्थिति है, तो यहाँ पर आपका मानसून टकराकर दो भागों में बढ़ जाता है, एक बंगाल की खाड़ी और एक आपका अरब सागर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बंगाल की खाड़ी वाला मानसून। तो यहाँ पर जो मानसून है दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के एक छोटे से भाग से टकराएगा, किंतु म्यांमार के तट पर जो अराकान पहाड़ियाँ हैं इसके बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती है। इस प्रकार मानसून पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिम दिशा की अपेक्षा दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी दिशा से एंट्री करता है। यहाँ यह शाखा हिमालय पर्वत और भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्न दाब के प्रवाहाधीन होकर कई भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुँच जाती है। दूसरी शाखा उत्तर और उत्तर पूर्वी ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है और यह शाखा वहां विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। इसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थित होती है, गारो और खासी की पहाड़ियों से भी टकराती है। खासी की पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मासिन राम विश्व की सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। मासिन राम विश्व की सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी मासिन राम में ही होती है। इसके बाद आपको यह जानना भी ज़रूरी है कि तमिलनाडु वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है, इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो भाई तमिलनाडु जो है बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के पैरेलल पड़ता है, समानांतर पड़ता है, और इसी वजह से तमिलनाडु के अंदर आपके मानसूनी में यानी गर्मियों में वर्षा नहीं होती। पैरेलल पड़ने के कारण वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है तमिलनाडु। ठीक है, मानसूनी वर्षा की आगे कुछ करैक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली जो वर्षा है कैसी है, मौसमी है। जून से सितंबर के बीच हमें मानसून की वर्षा प्राप्त होती है। मानसून वर्षा मुख्य रूप से ऊंचावच और भू आकृति के द्वारा नियंत्रित होती हैं। ऊंचावच यानी पर्वत, पहाड़, मैदान, जो कि आकृतियाँ हैं आपकी भू पृथ्वी की, उन सब से। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी घाट की पवन अभिमुख ढाल 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज करता है। इसी प्रकार उत्तर पूर्वी राज्यों में होने वाली भारी वर्षा के लिए वहाँ की पहाड़ियाँ और आपका पूर्वी हिमालय जिम्मेदार हैं, क्योंकि पहाड़ियों से पवनें टकराकर गर्म हो जाती हैं, ऊपर उठती हैं और फिर वर्षा करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो जैसे जैसे आप महाद्वीपों के अंदर घुसोगे आपको मानसून में कमी नजर आएगी। दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, पटना में 105 और इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर और दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके बाद किसी एक मानसून में एक समय में जब मानसून वर्षा कुछ दिनों के आर्द्र दौरों में होगी तो इस गीले दौरों में कुछ सूखे अंतराल भी आ जाते हैं। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि भाई आपके लगातार वर्षा हो रही है, फिर बीच में कुछ ऐसा टाइम आ गया जब वर्षा नहीं हुई, तो उसे कहते हैं मानसून विच्छेद या मानसून विभंग। वर्षा के इस विच्छेदों का संबंध उन चक्रवातीय अवदाबों से है, यानी चक्रवातों से रिलेट करता है ये विच्छेद, जो बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पर बनते हैं, मुख्य भूमि पर प्रवेश कर जाते हैं। इन अवदाबों की बारंबारता और गहनता के अतिरिक्त इनके द्वारा जो अपनाए गए मार्ग हैं वो भी वर्षा के स्थानिक विवरण को परिभाषित करते हैं, निर्धारित करते हैं। गर्मियों की जो वर्षा होती है भाई आपकी मूसलाधार वर्षा होती है, बहुत सारा पानी बहता है, मिट्टी का अपरदन होता है, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तो बहुत तेज बारिश होती है गर्मियों में, जबकि सर्दियों में बौछारों के रूप में होती हैं। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का जो अत्यधिक महत्व है, क्योंकि देश में होने वाली कुल वर्षा का 3/4 भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु से ही प्राप्त होता है। मानसून वर्षा का स्थानिक वितरण भी बहुत असमान है। कहीं पर 12 सेंटीमीटर इतनी कम वर्षा है तो कहीं पर 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा के रूप में हम इंडिया में मानसून को देखते हैं। कई बार पूरे देश में या इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफ़ी देर से होता है, तो कई बार आपकी जो वर्षा है सामान्य समय से पहले ही समाप्त हो जाती है। इससे खड़ी फसलों को तो नुकसान होता ही है, इसके साथ जो शीतकालीन फसलें हैं उनको बोने में भी कठिनाई आती है। तो मानसून का जल्दी आना, लेट से आना, तो सब कुछ हानिकारक है भारतीय कृषि के लिए। टाइम पर आएगा तभी बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट आता है मानसून के निवर्तन की ऋतु। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में मानसून जो है लौटना आरंभ कर देता है, जिसे कहते हैं मानसून के निवर्तन की ऋतु, यानी मानसून का लौटना।
सितंबर के अंत तक यानी लास्ट तक सूर्य दक्षिणायन होने लगता है और गंगा के मैदान पर जो निम्न वायुदाब की पेटी है वो दक्षिण की ओर खिसकने लग जाती है और इससे भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून कमज़ोर हो जाता है। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौट जाता है, यानी फर्स्ट वीक में सितंबर के पश्चिमी राजस्थान से लौट जाएगा मानसून और इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा के मैदान, मध्यमवर्ती उच्च भूभागीय माने मान लो ये कि आपके उत्तरी भारत से लगभग लौट चुका होता है सितंबर के लास्ट तक। फिर अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में भी स्थित हो जाता है और नवंबर के शुरू में कर्नाटक में और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है और दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदाब का जो केंद्र है प्रायद्वीपीय भारत से भी पूरी तरह हट जाता है। तो मानसून की निवर्तन की ऋतु में आकाश साफ हो जाता है, तापमान एक बार बढ़ने लगता है, जमीन में अभी भी नमी होती है, उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम थोड़ा उमस भरा हो जाता है और आमतौर पर इसे कहते हैं कार्तिक मास की उष्मा। क्या कहते हैं? कार्तिक मास की उष्मा। अक्टूबर महीने के उत्तरार्ध में तापमान फिर तेजी से गिरने लगेगा। तापमान में यह गिरावट आपकी उत्तरी भारत में विशेष तौर पर देखी जाती है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में बारिश हो रही होती है। यहाँ अक्टूबर नवंबर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। अगर हम सर्दियों की बात करें तो इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवातीय अवदाबों के मार्ग से है जो अंडमान समुद्र में पैदा होते हैं और दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तटों को पार कर जाते हैं। ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं बहुत विनाशकारी होते हैं, भयानक होते हैं और गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियों के जो घने बसे डेल्टाई एरियाज हैं वहाँ पर ये तूफानों के शिकार पड़ जाते हैं। हर साल यहाँ चक्रवातों से आपदाएं आती हैं और आपके कुछ चक्रवातीय तूफान तो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से भी टकराते हैं। कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती हैं और ऐसे चक्रवात अरब सागर में कम उठते हैं। नेक्स्ट आता है भारत की परंपरागत ऋतुएं। तो यहाँ पे आपका मानसून कंप्लीट होता है। अब हम भारत की ऋतुओं को थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो भारत की परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। उत्तरी और मध्य भारत में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आया ज्ञान है। लेकिन ऋतुओं की यह व्यवस्था दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती। यहाँ ऋतुओं में थोड़ी विभिन्नता पाई जाती है। जैसे आप भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीनों की बात करें तो आपकी बसंत ऋतु चैत्र और वैशाख में और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च और अप्रैल में जो ऋतु होती है उसे कहते हैं वसंत ऋतु। मई और जून यानी जेठ और आषाढ़ में आपकी ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु। जुलाई और अगस्त में वर्षा यानी सावन आ जाता है पूरा और भाद्रपद इसमें ही आता है वर्षा ऋतु में। सितंबर और अक्टूबर में आपका शरद यानी सर्दी, आश्विन जिसे कार्तिक भारतीय कैलेंडर के अनुसार। नवंबर और दिसंबर में हेमंत ऋतु, माघ या पोह जिसे कहते हैं। जनवरी और फरवरी में शिशिर ऋतु, माघ और फागुन में। ठीक है, तो ये 6 ऋतुएं हैं भारत के अंदर, भारत के जो कैलेंडर से भी मेल खाती है। नेक्स्ट आता है भारत के अंदर वर्षा का वितरण। भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो भाई आपकी 125 सेंटीमीटर है। ठीक है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो वो केवल आपकी 125 सेंटीमीटर है और इसमें भी अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है। कई एरियाज में आपकी अधिक वर्षा होती है जैसे पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के हिमालय क्षेत्र, मेघालय की पहाड़ियों पर यहाँ पर जो वर्षा होगी 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में तो वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी में और निकटवर्ती पहाड़ियों पर भी वर्षा आपकी 2 सेंटीमीटर से कम होती है। नेक्स्ट आते हैं मध्यम वर्षा के क्षेत्र। तो गुजरात के दक्षिणी भाग, तमिलनाडु का पूर्वी वाला भाग, उड़ीसा सहित जो उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप है, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ सालगन गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है इन सभी एरियाज में। तो ये इसमें आपकी मीडियम लेवल की बारिश होती है। नेक्स्ट आते हैं न्यून वर्षा के क्षेत्र। इसमें आ जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार नहीं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, दक्कन के पठार पर वर्षा। यहाँ पर जो वर्षा होगी आपकी 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। नेक्स्ट आता है अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र। प्रायद्वीप के कुछ भागों में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में बहुत ही कम वर्षा होती है और
आपके जो हिमालय क्षेत्रों में है वहाँ पर तो आपका हिमपात होता है यानी स्नोफॉल होता है, और इस प्रकार पूरे भारत के अंदर वर्षा अधिक, मध्यम और न्यून देखने को मिलती है। तो वर्षा के अंदर विभिन्नता पाई जाती है। औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 125 सेंटीमीटर। अब आता है नेक्स्ट हमारा वर्षा की परिवर्तिता, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर पीजीटी लेवल। पीजीटी लेवल में यहाँ से क्वेश्चन आता है वर्षा की विभिन्न परिवर्तिता से। भारत की वर्षा का एक विशिष्ट लक्षण उसकी परिवर्तिता है, और वर्षा की परिवर्तिता को निम्न सूत्र के द्वारा दिखाया जाता है। इस फार्मूले को आप याद कर लेना, ये फार्मूला कई बार पीजीटी लेवल पर देकर पूछा जाता है कि वर्षा की परिवर्तिता का निम्न में से कौन सा फार्मूला है। तो विचलन गुणांक इज इक्वल टू मानक विचलन डिवाइड आपका माध्य इंटू 100। तो ये आपका वर्षा की परिवर्तिता का फार्मूला है। नेक्स्ट आता है विचलन गुणांक का मान वर्षा के माध्यमान के विचलन माध्यमान से हुए विचलन को दर्शाता है, दिखाता है। कुछ स्थानों की वार्षिक वर्षा में 20 से 50% तक विचलन हो जाता है, और विचलन गुणांक में भारत में वो जो वर्षा की परिवर्तिता है उसको प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत भारत में जो उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप है, गंगा के पूर्वी मैदान है, और उत्तर वाला पार्ट है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनके सबके दक्षिण पश्चिमी भाग में आपकी जो काफ़ी विचरण गुणांक पाया जाता है। वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ पर 50% से अधिक परिवर्तिता आपके राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, जम्मू कश्मीर के उत्तरी भागों में, दक्कन के पठार के आंतरिक भागों में पाया जाता है। तो मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है जहाँ पर आपकी परिवर्तिता अधिक होगी वहाँ पर आपकी वर्षा कम पाई जाएगी। उल्टा संबंध होता है भाई वर्षा की परिवर्तिता और वर्षा के बीच में। नेक्स्ट आता है भारत के शेष वर्षों में जो परिवर्तिता होती है 25 से 50% तक है, और इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है, तो आप समझ चुके हो कि परिवर्तिता मीन्स भारत में जो परिवर्तिता होगी तो वर्षा और परिवर्तिता के बीच उल्टा संबंध होता है। जिन एरिया में परिवर्तिता अधिक होती है यानी वर्षा जिनमें कम होती है वहाँ की परिवर्तिता अधिक होगी, जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ की परिवर्तिता कम पाई जाती है। नेक्स्ट आता है भारत के जलवायु प्रदेश। तो भारत के जलवायु प्रदेशों में आप सबको पता है भारत की जलवायु मुख्यतः मानसून प्रकार की है। मौसम के तत्वों के मेल से अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं भारत में देखने को मिलती हैं, और यही विभिन्नताएं जलवायु के उप प्रकारों में भी देखी जाती हैं। इसी आधार पर जलवायु प्रदेश पहचाने जाते हैं। एक जलवायु प्रदेश में जलवायु व दशाओं की भी समरूपता होती है जो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। तापमान और वर्षा जलवायु के दो प्रमुख तत्व माने जाते हैं। तो तापमान और वर्षा जलवायु के दो प्रमुख तत्व माने जाते हैं, और जिन्हें जलवायु वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। जलवायु वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, फिर भी इसकी अनेक पद्धतियां हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन महोदय ने जलवायु वर्गीकरण का जो इनका आधार था भाई वो टेम्परेचर यानी तापमान और वर्षा के मासिक मान को इन्होंने रखा था। इन्होंने आपकी जो जलवायु के 5 प्रकार माने थे, प्रमुख 5 प्रकार, और ये सब कुछ मैंने ना अपनी YouTube चैनल पर भी करवा रखा है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पूरा डिटेल से आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर जलवायु वर्गीकरण आते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु वर्गीकरण, जहाँ पर सारा साल औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। शुष्क जलवायु जहाँ पर तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है इसलिए शुष्क है। शुष्कता कम होने पर अर्धशुष्क मरुस्थल को एस के द्वारा दिखाया जाता है। जहाँ पर आपकी शुष्कता अधिक होती है मरुस्थलीय इलाके को डब्ल्यू के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गर्म जलवायु, जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस होगा और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। तो यहाँ पर जो जलवायु है वो अधिकतर गर्म ही होगी। नेक्स्ट आता है हिम जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान भी आपका 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तो ऐसी जलवायु को कहते हैं ठंडी जलवायु, हिम जलवायु। इसके बाद नेक्स्ट आती है बर्फीली जलवायु। तो बर्फीली जलवायु जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान आपका 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहेगा, वहाँ पर आपकी होगी कैसी, बर्फीली। देखो हमारे यहाँ 12-13 डिग्री सेल्सियस में तो हम स्वेटर पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस तो वहाँ पर सर्दियों में मान लो कितना टेम्परेचर होगा, बहुत कम ही हो जाता है। इसी वजह से इसे बर्फीली जलवायु के नाम से जाना जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय ए के द्वारा शुष्क जलवायु, बी के द्वारा गर्म, सी हिम, डी और ई बर्फीली। तो अल्फ़ाबेट यूज़ किए थे कोपेन महोदय ने इन सब के लिए।
नेक्स्ट आते हैं, कोपेन ने जलवायु प्रकार को व्यक्त करने के लिए कुछ वर्ण संकेतों का प्रयोग किया। वर्षा और तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसमी भिन्नता के आधार पर प्रत्येक प्रकार को कुछ सब पार्ट में भी इसने डिवाइड किया। और कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े जो अल्फ़ाबेट है, जैसे एस को अर्ध मरुस्थल के लिए, डब्ल्यू को मरुस्थल के लिए, वैसे इसके कुछ सब पार्ट थे। अंग्रेजी के छोटे अक्षर भी इसने लिए, जैसे एफ को दिखाया इसने, छोटे एफ को पर्याप्त वर्षण यानी वर्षा भरपूर होगी। छोटे एम को सूक्ष्म मानसून होते हुए भी वर्षावन यानी मानसूनी एरिया के लिए एम को दिखाया। छोटे डब्ल्यू को सूक्ष्म शीत ऋतु यानी वेट आपकी विंटर, और सूक्ष्म और गर्म ऋतु हॉट एच, छोटा एच सूक्ष्म और गर्म हॉट। सी छोटा सी 4 महीनों से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। और जी के द्वारा गंगा के मैदान को। तो इस प्रकार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। नॉर्मली भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? 8। ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत और भारत का आर्थिक जीवन। तो भाई भारत और भारत का आर्थिक जीवन मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है। भारत की 64% जनसंख्या अपने भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर है, और जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसून पर आधारित है। सेकंड, हिमालय प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर आपकी गर्मी रहती है, सारा साल खेती की जा सकती है। मानसून जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता नाना प्रकार की फसलों को उगाने में भी सहायक है। नेक्स्ट आता है, आपकी जो वर्षा की परिवर्तितता है वो देश के कुछ भागों में सूखा और कुछ भागों में बाढ़ का कारण भी बनती हैं। तो जिन एरियाज में अधिक वर्षा वहाँ बाढ़ आती है, जहाँ पर कम वर्षा वहाँ सूखा आता है। भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने और उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर करती है। यदि वर्षा नहीं होती तो कृषि का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। तो उन क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई के साधन विकसित नहीं है, तो इस प्रकार आपकी जो मानसून है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मानसून का अचानक जो प्रस्फोट हो जाता है यानी मूसलाधार बहुत तेज वर्षा हो जाएगी, जिससे मृदा अपरदन की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट आता है, उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा जो आपकी शीतकालीन वर्षा होती है वो रबी की फसलों के लिए बेस्ट होती है। सर्दियों में जो वर्षा होती है ना जनवरी में, वो आपकी रबी की फसलों के लिए, सर्दियों की फसलों के लिए बेस्ट होती है। रबी यानी जैसे आपका गेहूं हो गया, जौ हो गया, तो इस तरह की फसलों के लिए। नेक्स्ट आता है, भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र और आवासों की विविधता में उजागर होती हैं। तो भाई आप एक नज़र ज़रूर डालो, ये कोपेन की योजना के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेश हैं। तो कोपेन ने किस एरिया को किस प्रकार की जलवायु में बांटा? तो कोपेन ने सबसे पहले ई जलवायु यानी ध्रुवीय प्रकार की बर्फीली जलवायु, तो आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इसमें आ गया। ठीक है। और ये BWHW जलवायु गर्म मरुस्थल, यहाँ पर थार मरुस्थल है भारत का, तो यहाँ पर आती है BWHW जलवायु। BSHW ये आपकी थोड़ी कम गर्म होती है इससे, तो ये आपकी इसके गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में आएगी। CWG यानी भारत का गंगा का मैदान, जी द्वारा क्या दिखाते हैं? गंगा का मैदान। तो इससे आप याद कर सकते हो, बीच में जी है तो जी मीन्स गंगा का मैदान। यहाँ पर आपकी DFC यानी लघु ग्रीष्म, छोटी ग्रीष्म ऋतु और ठंडी आर्द्र शीत ऋतु। शीत ऋतु में यहाँ वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु कम होती है। यहाँ पर ये वाला एरिया आता है AMW यानी लघु सूक्ष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार। यहाँ पर आपकी मानसूनी से वर्षा अधिक होती है, इसीलिए लघु सूक्ष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार इसे कहा जाता है। ये वाला कोरोमंडल तट पर, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कोरोमंडल तट पर आपकी AS प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसे सूक्ष्म ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार भी कहते हैं। इधर आपके AMW के साथ साथ यहाँ पर पाई जाती है BSHW, बिल्कुल सेम यही वाली थोड़ी गर्म अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। तो यहाँ पर मानसूनी वर्षा कम होती है, शुष्क इसलिए रहता है क्योंकि महाद्वीप का आंतरिक भागों वाला एरिया आ जाता है ये वाला। और ये है भाई आपका AW यानी उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु। तो ये थे भारत के कुछ जलवायु प्रदेश। तो भारत को वैसे 8 जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। तो इस मैप को अच्छी तरह से स्टडी कर लेना, एग्जाम में इस मैप से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे कुछ इसने पूरा डिटेल से डाला हुआ भी है कि भारत का कैसे कौन सा एरिया और कैसे आएगा, तो थोड़ा देख लो। तो AMW लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट हमने अभी अभी देखा। AS ये आपका तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, शुष्क ग्रीष्म ऋतु रहेगी, ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है, ऐसा मानसूनी प्रकार होता है। AW आपकी उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की कर्क जो रेखा है उसके दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय पठार है वहाँ पर पाई जाती है AW। BSH
BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, उत्तर पश्चिमी गुजरात में, पश्चिमी राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु। BWHW गर्म जलवायु, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग इसी प्रकार की जलवायु में आता है। CWG जलवायु, शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार, गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, ये सारा भारत का अधिकतर भाग इसमें ही आ जाता है CWG गंगा के मैदान में। नेक्स्ट आता है DFC यानी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है इस प्रकार की स्पेशल जलवायु। यहाँ पर गर्मियाँ छोटी होती हैं और सर्दियों में आपकी वर्षा होती है। नेक्स्ट आती है ध्रुवीय प्रकार की जलवायु, जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आपके बर्फीले उत्तराखंड राज्य में होती हैं। तो यहाँ पर आपके जलवायु प्रदेश कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसमें एक छोटा सा टॉपिक और आता है जिसका नाम है भूमंडलीय तापन। तो आप सबको पता है हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बिल्कुल ठीक। भूतकाल में जलवायु में भी भूमंडलीय और स्थानीय स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। पिछले कुछ हम अपना पास्ट उठाकर देखिए तो वहाँ भी आपके चेंजेस हुए हैं क्लाइमेट में। तो क्लाइमेट में जो चेंज है वो आज भी हो रहे हैं और ये परिवर्तन आगोचर हैं। अनेक भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि एक समय पृथ्वी के विशाल भाग बर्फ से ढके हुए थे। ठीक है, एक टाइम पर आपकी पृथ्वी पर काफ़ी एरिया पर बर्फ़ थी, आज जिसे आप हरे भरे एरिया देखते हो। तो ऐसी चीज़ें हमने बहुत बार देखी हैं। प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त भूमंडलीय तापन के लिए बड़े पैमाने पर आपके कुछ औद्योगिकरण और वायुमंडल में प्रदूषणकारी, तो ऐसे प्रदूषणकारी गैसों में जैसे वृद्धि हो रही है, जिससे हमारी मानवीय क्रियाएं भी महत्वपूर्ण कारक हैं। इनमें एक जो हमारे प्रदूषणकारी गैसों को पैदा करने में मानव का भी योगदान है। तो भूमंडलीय तापन की चर्चा करते समय आपने कुछ हरित गृह प्रभाव के बारे में भी सुना होगा। विश्व के तापमान में काफ़ी वृद्धि हो रही है मानवीय क्रियाओं द्वारा। जो आपकी CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हो रही है, ये एक प्रमुख चिंता का कारण है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में इसी गैस की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ अन्य गैसें भी जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में अल्प मात्रा में यानी थोड़ी मात्रा में ये भी विद्यमान हैं। इन्हें तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैसें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित गृह गैसें। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 4 गैसें दीर्घ तरंगी विकिरण का ज़्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती हैं, इसलिए हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में उनका अधिक योगदान है। इन्हीं के प्रभाव से हमारी जो पृथ्वी है उसका भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। पिछले 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह का जो औसत वार्षिक तापमान है वो बढ़ रहा है। सिंपल सी बात ये है कि भाई CO2 एक ऐसी गैस है जो अपने अंदर टेम्परेचर को आने तो देती है पर उसे बाहर जाने नहीं देती। और आपके जो प्रदूषणकारी गैसों में एक आपकी CO2 गैस भी है, जो हमारे मानवीय क्रियाओं द्वारा और औद्योगिकीकरण यानी कारखाने, उद्योग, इनके द्वारा उत्पन्न हो रही है CO2 गैस। और इस गैस की वजह से जितनी इस गैस की मात्रा बढ़ेगी उतनी ही हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ा तो 2021 में भूमंडलीय तापन में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। और 2100 में तापमान की इस वृद्धि से आपके कई चेंजेस होंगे। क्या चेंज होंगे? एक है कि गर्मी के कारण जो आपकी ग्लेशियर हैं, जो आपके समुद्री ग्लेशियर हैं वो पिघल जाएंगे और समुद्र में बर्फ़ के पिघलने से जो समुद्र तल है वो भी ऊंचा हो जाएगा। और समुद्र तल ऊंचा हो गया तो आपके द्वीप, ठीक है, आपके जो आइलैंड है वो भी क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे समुद्र के पानी में। और पूर्वानुमान के अनुसार औसत समुद्र तल 21वीं शताब्दी के अंत तक 48 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा। इसके कारण प्राकृतिक बाढ़ों की जो संख्या है वो भी बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन से मलेरिया जैसी बीमारियां बढ़ जाएंगी। साथ ही वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएंगी, जिसके कारण कुछ भाग अधिक वेट हो जाएंगे और भी अधिक शुष्क भी हो सकते हैं। कृषि के प्रतिरूप बदल जाएंगे। जनसंख्या और पारितंत्र दोनों में भी परिवर्तन होंगे। जरा सोचिए, यदि आज का समुद्र तल 50 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तो भारत के जो तटवर्ती एरियाज हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई भारत के जो तटवर्ती एरियाज हैं वो भी आपके समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा भूमंडलीय तापन, जिसका सबसे ज़्यादा योगदान CO2 गैस का है टेम्परेचर को बढ़ाने में, तो इस पर रोकथाम लगनी चाहिए। तो आज की क्लास में हमने भारत के जलवायु प्रदेश, भूमंडलीय तापन, भारत की ऋतुएं, वर्षा की परिवर्तिता, मानसून और अरब सागर की मानसून पवने और बंगाल की खाड़ी की मानसून पवने कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th, ठीक है, NCERT बुक और ज्योग्राफी की तो कंप्लीट होता है। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। बट इसका पार्ट 1 जो स्टूडेंट इसको देख रहे हो ना, तो इससे पहले इसका पार्ट 1 ज़रूर देखना, वो मैं वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ वही अब आपका
हमारे अचीवर्स एकेडमी ऐप पर पेड कोर्स भी अवेलेबल है, जियो का पेड कोर्स। तो जो स्टूडेंट पेड कोर्स लेना चाहते हैं वो स्टूडेंट अचीवर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पर जाके आप पीजीटी लेवल का और नेट लेवल का, पीजीटी ज्योग्राफी और नेट लेवल का पेड कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो वो जिसमें मैंने ही पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर पेड कोर्स खरीद सकते हैं। ओके, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।